आज हमारे पास है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, बहुत मजा आएगा आपको इसमें। इंटरफेरेंस का मीनिंग समझते हैं, पहले जनरल मीनिंग समझते हैं। देखो, कोई आदमी काम कर रहा है और कोई उसके काम में टांग अड़ाए तो इसको कहते हैं भाई इंटरफेयर मत कर, मेरे काम में इंटरफेयर मत कर। ऐसे ही सपोज लाइट चल रही है, अच्छा यहाँ पे हम लाइट को एज अ वेव पढ़ रहे हैं तो लाइट वेव मैं बोलूंगा, तो लाइट वेव यहां से आ रही है, एक दूसरी लाइट वेव यहां से आती है, तो ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। एक लाइट वेव दूसरी लाइट वेव के साथ इंटरफेयर कर रही है, तो यह है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। अच्छा, एक आदमी काम कर रहा है, दूसरा उसके काम में टांग अड़ा रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तो काम अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। यहां पे भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में यहां पे भी अच्छा काम हो सकता है, खराब भी हो सकता है, कभी कभी दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये आएगा इसमें, तो काफी मजा इसमें आने वाला है। स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो इंटरफेरेंस सीधा सीधा इंटरफेरेंस मींस लाइट वेव्स का मिलना, एक लाइट वेव इधर से एक लाइट वेव इधर से, दोनों मिल गए, क्या होगा? तो क्या होगा? वो जो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लाइट और लाइट मिलके, लाइट और लाइट मिलके, लाइट और लाइट मिलके अंधेरा बनाएंगे, डार्क बनाएंगे, लाइट और लाइट अंधेरा कर देंगे। कैसे सर? क्या आएगा इसमें, आगे आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो लाइट और लाइट मिलकर डार्क कैसे करेंगे, वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। इसको पहले समझना पड़ेगा। ये 11th में भी पढ़ा है आपने, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। वहां पे आपने वेव्स पढ़ा था सिंपल, यहां पे लाइट वेव्स आएगा। ठीक है, क्या है ये, एक बार इसको फिर से याद कर लेते हैं। देखो, लाइट यहां पे हम एज अ वेव पढ़ रहे हैं, तो लाइट अगर हम एज अ वेव पढ़ रहे हैं तो वेव के पास तो क्रेस्ट भी होता है और ट्रफ भी होती है। तो यहां पे भी हम लाइट वेव में क्रेस्ट और ट्रफ लेंगे। वेव पढ़ रहे हैं, लाइट एज अ वेव पढ़ रहे हैं, तो वेव की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। ये हमारे पास एक लाइट वेव है ऐसे, ये इसमें क्रेस्ट है ऊपर, और ये जो नीचे है ये ट्रफ है, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ एंड दिस इज टाइम। तो ये है एक लाइट वेव। ठीक, हम पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ रहे हैं। तो लाइट एज अ वेव हम पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये वेव है, लाइट वेव है, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या कहते हैं? वेव का एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। ये तो पढ़ा है आपने पहले। ठीक है, सपोज एक लाइट हमने इस स्क्रीन पे यहां से डाली, यहां से एक लाइट डाली, और इस स्क्रीन पे यहां बोर्ड पे यहां से भी एक लाइट डाली, एक लाइट इधर से एक लाइट इधर से। जो मैं यहां से दे रहा हूं वो लाइट वेव ऐसी है, और जो मैं यहां से दे रहा हूं वो लाइट वेव ऐसी है, ये है ऐसी। इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो फिर से, दो लाइट वेव हमने इस बोर्ड पे डाली, एक यहां से जो कि ऐसी है और एक यहां से जो कि ऐसी है। ठीक, जो मैं यहां से दे रहा हूं उसका एम्पलीट्यूड कम है, उसका एम्पलीट्यूड देखो कम है, जो इधर से दे रहा हूं उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, ये दोनों लाइट वेव जब स्क्रीन पे मिलेंगी, आपस में मिलेंगी स्क्रीन पे, जब ये लाइट वेव इसके साथ सुपर इंपोज होगी, सुपरपोज करेगी। ठीक, तो क्या होगा जब ये दोनों लाइट वेव मिलेंगी आपस में स्क्रीन पे? मैं बड़े सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगा इसमें। ठीक है, ये लाइट वेव और ये लाइट वेव जब आपस में मिलेंगी यहां स्क्रीन पे, तो क्या होगा? हमको रिजल्टेंट वेव कैसी मिलेगी? तो ये दोनों मिल रही हैं, तो इनकी रिजल्टेंट वेव हमें कैसी मिलेगी, यहां पे ड्रॉ करते हैं। तो इनकी रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी ऐसे, ये ऐसे, ये रिजल्टेंट वेव होगी। ठीक, कहने का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट एनी इंस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव एट दैट इंस्टेंट। जो रिजल्टेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव एट दैट इंस्टेंट। ठीक, अभी इसको मैं पार्टिकल से भी समझाता हूं, पहले यहां से समझ गए क्या है। जैसे इसका एम्पलीट्यूड है 2a, सपोज इसका एम्पलीट्यूड है 2a और इसका एम्पलीट्यूड है a।
इसके क्रेस्ट के साथ इसका क्रेस्ट मिल रहा है, ट्रफ के साथ ट्रफ, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, देखो 2a, इसके साथ a मिल रहा है, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिल रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3a, 3a। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बार फिर से कैसे डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या कहता है, दो या दो से ज्यादा वेव भी हो सकती हैं, अगर वो एक दूसरे से मिल रही हैं तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका डिस्प्लेसमेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसका डिस्प्लेसमेंट वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव। अगर 3 वेव मिल रही हैं तो +y3, 4 मिल रही हैं तो +y4। ठीक, जैसे यहां पे क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ मिल रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका 2a है, इसका a है सपोज, तो 3a। ठीक, अब इसको पार्टिकल से समझते हैं, पार्टिकल से समझते हैं, ध्यान देना। सपोज मैं ये वाली वेव लूं, ये वाली वेव ऐसे आ रही है और यहां पे कोई पार्टिकल है, ठीक, यहां पे कोई पार्टिकल है, ये वेव ऐसे आ रही है ये वाली, तो ये सपोज पार्टिकल को ऊपर लेके जा रही है 2 मीटर, 2 मीटर ऊपर लेके जा रही है पार्टिकल को ऐसे ऊपर। उसी टाइम पे ये वाली वेव भी आ रही है, ये वाली, ये वाली, ये पार्टिकल को सपोज 1 मीटर ऊपर लेके जाती है ये वाली। अगर ये अकेले आती तो ये पार्टिकल को 1 मीटर ऊपर लेके जाती, कितना मीटर, 1 मीटर। और ये वाली अकेले आती तो ये 2 मीटर ऊपर लेके जाती, ये वेव ऐसे चल रही है ना, पार्टिकल को ऐसे लेके जाएगी, ऑसिलेट कराएगी। ठीक, ये वाली कितना, 2 मीटर, ये वाली अकेले आती तो 1 मीटर, दोनों साथ में आ रही है तो पार्टिकल को कितना ऊपर लेके जाएंगे, 3 मीटर। ठीक, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वेव बनेगी वो पार्टिकल को 3 मीटर ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ मिल रहा है, मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम, मिनिमम के साथ मिनिमम मिल रहा है। समझ में आ गया। एक बार फिर, ये वाली वेव पार्टिकल को 4 मीटर ऊपर लेके जा रही है सपोज, है ना, ये वाली 4 मीटर, ये वाली लेके जा रही है अगर अकेले आती 2 मीटर। जब दोनों साथ में आएंगी, जब दोनों साथ में आएंगी तो कितना ऊपर लेके जाएंगी, ये ऐसी वेव बनाएंगी जो दोनों, ये दोनों मिलके ऐसी वेव बनाएंगी जो पार्टिकल को 6 मीटर ऊपर लेके जाएगी। ये 4 लेके जा रही थी 4 मीटर, ये 2 मीटर अकेले, जब दोनों साथ में आएंगी तो ये 6 मीटर ऊपर लेके जाएंगे। समझ में आ गया, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, अच्छा अब मैं थोड़ा चेंज इसमें करता हूं, इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूं। देखो यहां पे एक वेव तो यही है, अब दूसरी वेव ऐसे आ रही है, ध्यान देना, दूसरी वेव ऐसी है, ये है हमारे पास ऐसे, ये, हाँ ठीक है, ये है एक वेव, इसका एम्पलीट्यूड है a, इसका एम्पलीट्यूड कितना है a। ठीक, इधर नीचे की तरफ -a ले लेंगे, क्रेस्ट के लिए प्लस है, ट्रफ के लिए माइनस है। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड है a, ऊपर वाली का एम्पलीट्यूड है 2a। अब बताइए रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी। एक लाइट वेव इधर से आ रही है ऐसी वाली, ये वाली मैं इधर से भेज रहा हूं, तो यहां स्क्रीन पे जब दोनों मिलेंगी तो रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी। देखो इसके क्रेस्ट के साथ अब इसका ट्रफ आ रहा है, क्रेस्ट के साथ ट्रफ, क्रेस्ट के साथ ट्रफ, ये 2a इसके साथ -a, 2a -a, तो यहां पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कैसे बनेगी, ये वेक्टर सम होता है ना, तो ये 2a, इसको नीचे वाले को माइनस लेना है, 2a -a, तो ये a ऐसी, ये -2a, ये a, तो -a, ये ऐसे बनेगी, ये रिजल्टेंट वेव आ गई। ठीक, समझ गए। अब इसको पार्टिकल के टर्म्स में बताऊं, हाँ सर, ये वाली पार्टिकल को 4 मीटर ऊपर लेके जा रही थी, कितना मीटर, 4 मीटर। ठीक, और ये वाली जब ये 4 मीटर ऊपर लेके जा रही थी, ये वाली उस टाइम पे 1 मीटर नीचे लेके जा रही है, सपोज 2 मीटर नीचे लेके जा रही है, कितना, 2 मीटर। ये वाली 4 मीटर ऊपर लेके जा रही थी, तो जब इसका क्रेस्ट पहुंच रहा है, यहां इसका ट्रफ पहुंच रहा है, यहां बोर्ड में, यहां बोर्ड में देखो, जब इसका क्रेस्ट पहुंचेगा इसका ट्रफ पहुंचेगा, इधर से जो मैं लाइट वेव भेज रहा हूं बोर्ड पे, जब उसका क्रेस्ट पहुंचेगा जो पार्टिकल को 4 मीटर ऊपर लेके जा रहा था, इसका ट्रफ पहुंचेगा जो पार्टिकल को 2 मीटर नीचे लेके आ रहा था। तो पार्टिकल इसकी वजह से, अगर ये अकेले आती 4 मीटर ऊपर जाना चाह रहा है, इसकी वजह से 2 मीटर नीचे आना चाह रहा है, तो पार्टिकल अब कहां जाएगा, कहां जाएगा, वो 2 मीटर ही ऊपर जाएगा। इसकी वजह से 4 मीटर ऊपर वाले की वजह से, इसकी वजह से वो 2 मीटर नीचे खींच रहा है, तो अब ये 2 मीटर ही ऊपर जाएगा। समझ में आ गया, इसकी वजह से 4 मीटर ऊपर, इसकी वजह से वो 2 मीटर नीचे आ जा रहा है, इसका ट्रफ पहुंच रहा है उस समय, तो अब वो 2 मीटर ही ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात ये। और अगर ड्रॉ करना चाहें तो इसका 2a, इसका -a आ रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेव आ गई। ठीक, अच्छा अगर ऐसा हो जाए,
अगर यहां पे दूसरी वेव ऐसी है, अब देखो अब क्या होगा, ये दूसरी वेव ऐसी है, इसका एम्पलीट्यूड है 2a, इसका 2a, इसका भी 2a। अब बताओ क्या होगा, जब इसका क्रेस्ट आ रहा है, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट, क्रेस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट, तो रिजल्टेंट वेव कैसी आएगी, इसका एम्पलीट्यूड 2a, इसका -2a पहुंच रहा है, तो यहां पे हमें ऐसे मिलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक, जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड 0, कोई वेव नहीं रहेगी। जब ऐसे कुछ हो रहा है कि इसका क्रेस्ट पहुंच रहा है, इसका ट्रफ, और दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, साथ में वेवलेंथ भी सेम है। वेवलेंथ क्या होती है, ये अभी आएगा धीरे धीरे आगे। वेवलेंथ, ये दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस, वेवलेंथ भी दोनों का सेम है, ठीक है ना। ये तो इसका 2a, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ पहुंच रहा है, इसका 2a एम्पलीट्यूड, इसका भी 2a एम्पलीट्यूड, लेकिन एक जब इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ वहां पे पहुंच रहा है स्क्रीन पे, बोर्ड पे, तो अब हमें ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ये वाला पार्टिकल 4 मीटर ऊपर लेके जाना चाह रहा है, ये वाला 4 मीटर नीचे लेके आना चाह रहा है, उसी समय ये ऊपर लेके जाना चाह रहा है 4 मीटर, ये नीचे लेके आना चाह रहा है 4 मीटर, तो पार्टिकल कहां जाएगा, ऐसे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, मतलब कोई भी वेव नहीं मिलेगी। समझ आ गया, ये होगा, ठीक है। दोनों वेव जा ही रही हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के मिलती हैं तो हमें ऐसा मिलता है, ठीक, जब ये मिलती है, बाकी वेव तो जा ही रही हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब समझते हैं लाइट की इंटेंसिटी, 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 ठीक, इंटेंसिटी को समझ लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव की जो इंटेंसिटी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। एक लाइट वेव हमारे पास ये है और एक लाइट वेव हमारे पास ये है, एक लाइट वेव ये है और एक लाइट वेव ये है, ठीक। किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा ब्राइट होगी, तो ये वाली लाइट ज्यादा इंटेंस, ज्यादा ब्राइट होगी, ये वाली, और ये वाली इसकी इंटेंसिटी कम, ब्राइटनेस कम। समझ गए इतना, ठीक है। अच्छा, इसमें और आगे चला जाए, इसमें और आगे हम निकले। अब थोड़ा समझ लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वेव को, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वेव। हमारे पास एक लाइट वेव ऐसी है, ये, इसका एम्पलीट्यूड देखो एक ही जैसा है, तो एम्पलीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी सेम रहेगी, मतलब इसकी ब्राइटनेस एक जैसी रहेगी। ऐसे हमने यहां से लाइट वेव दी, स्क्रीन पे पड़ रही है, तो स्क्रीन पे हमें जो ब्राइटनेस मिलेगी वो एक जैसी मिलेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड एक जैसा है, तो इस वेव को कहेंगे कंसिस्टेंट वेव, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट वेव। वहीं हमारे पास एक लाइट वेव ऐसी है, ये देखो, इसको देखते हैं हम, ये है एक लाइट वेव, इसको देखो, इसकी इंटेंसिटी बदलेगी। ये लाइट वेव हम यहां से दे रहे हैं, यहां से हमने जो टॉर्च है, जो ऐसा लाइट वेव दे रही है, कुछ भी है सोर्स है, उसको यहां से ऑन किया, ये लाइट वेव यहां पड़ रही है इस बोर्ड पे, स्क्रीन पे, ठीक है, ये स्क्रीन है, ये बोर्ड, ठीक है। तो यहां पे लाइट की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। लाइट की इंटेंसिटी बार बार बदलेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड बार बार बदल रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो हो गया, तो कभी लाइट दिखेगी, यहां पे लाइट नहीं दिखेगी, कभी ज्यादा दिखेगी, कम दिखेगी। तो ये वेव कैसी है, ये इनकंसिस्टेंट वेव है। इसकी लाइट की ब्राइटनेस एक जैसी नहीं रहेगी, कभी ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, ज्यादा चमकेगी, फिर कभी अंधेरा हो जाएगा, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, कुछ पता नहीं है। तो ये इनकंसिस्टेंट वेव है और ये कंसिस्टेंट वेव है। समझ गए इतना भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लाइट जब एक दूसरे से मिलती हैं तो यहां पे मिलने को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस हमारे पास 2 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव बनना, कंस्ट्रक्ट बनना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, देखो, हमारे पास एक लाइट का सोर्स ये है, ध्यान से देखना, अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया। एक लाइट का सोर्स ये है जो ऐसी लाइट दे रहा है, ऐसी, जिसकी वेव ऐसी है, ऐसे, ठीक।
और यहां ये स्क्रीन पे पड़ रही है किसी, एक और सोर्स हम लेके आए, एक यहां से एक यहां से, समझ लो एक और से सोर्स हम लेके आए S2, दोनों की वेवलेंथ एक जैसी है, दोनों सेम मीडियम में जा रही है, वेवलेंथ सेम है, सेम मीडियम में जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और दोनों के बिटवीन फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट रहता है। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ड्रॉ। दो सोर्स हम लेके आए जिनकी वेवलेंथ सेम है, ध्यान से सुनना, इन सोर्सेस को क्या कहते हैं वो लास्ट में बताऊंगा इसके एंड में। हम दो सोर्स लेके आए लाइट के जिनकी वेवलेंथ देखो सेम है, वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ समझ रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस वेवलेंथ देखो सेम है, वेवलेंथ सेम है, सेम मीडियम में जा रही है, स्पीड सेम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम, और इनके बिटवीन जो फेज डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट रहता है। अभी समझाऊंगा फेज डिफरेंस क्या है, कंफ्यूज मत होना, सब समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों हम यहां स्क्रीन पे डाल रहे हैं, इधर से सोर्स S1, इधर से ये S1 ये S2, दोनों स्क्रीन पे जाके मिल रही हैं। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी हमने सेम लिया है, यहां पे दोनों का एम्पलीट्यूड हमने सेम लिया है। अब देखना, सपोज इसका एम्पलीट्यूड A है और इसका भी एम्पलीट्यूड A है, तो दो लाइट सोर्स, वेवलेंथ सेम, वेवलेंथ ये दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस सेम है, सेम मीडियम में चल रही है, स्पीड सेम, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम। ठीक, फेज डिफरेंस भी दोनों के बिटवीन कांस्टेंट है, कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये दोनों हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, तो हमको रिजल्टेंट वेव कैसी मिलेगी, ध्यान दो, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ के साथ ट्रफ। जब ये दोनों लाइट वेव यहां स्क्रीन में पहुंचेंगी तो जब इसका क्रेस्ट आ रहा है S1 का क्रेस्ट, तो इसका भी वहां पे क्रेस्ट पहुंच रहा है, जब इसका ट्रफ पहुंच रहा है, ये वेव ऐसे आगे चल रही होंगी ना, तो ये स्क्रीन है, जब इसका ट्रफ पहुंच रहा है इसका भी ट्रफ पहुंच रहा है, इसके बाद ये वाला आएगा ये क्रेस्ट, तो जब इसका क्रेस्ट यहां पहुंचेगा इसका भी क्रेस्ट पहुंचेगा, इसका ट्रफ पहुंचेगा इसका भी ट्रफ पहुंचेगा। तो जब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ आ रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो हमें यहां पे रिजल्टेंट वेव मिलेगी, रिजल्टेंट वेव कैसी मिलेगी, वो कुछ ऐसी होगी, इसका एम्पलीट्यूड A, इसका एम्पलीट्यूड A प्लस A 2A, तो ये रिजल्टेंट वेव ऐसे मिलेगी, ये ऐसा, ये रिजल्टेंट वेव हमें मिला। ठीक, अब देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, दोनों का सम, क्योंकि क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट है, 2A इसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक हो गया, ये हमें मिला रिजल्टेंट वेव यहां स्क्रीन में। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, अच्छे से देखना, इसकी इंटेंसिटी देख लेते हैं, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, जो रिजल्टेंट वेव मिली उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। पहले इनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है, और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, इनकी इंटेंसिटी I है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी में IR लिखता हूं, इंटेंसिटी IR, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2A, 2A का स्क्वायर क्या होगा 4A स्क्वायर, 2A स्क्वायर क्या, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। स्टार्टिंग में बताया मैंने, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2A, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर। सही है, इसको ओपन करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कुछ कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट यहां पे भी आएगा, I इक्वल टू के ए स्क्वायर, तो IR इक्वल टू के 4A स्क्वायर। अब के ए स्क्वायर इसकी इंटेंसिटी है, जो इनिशियल वेव है, तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल वेव। नहीं आया समझ में, इंटेंसिटी ऑफ, देखो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा ब्राइट होगी लाइट। ठीक है, यहां पे देखो इसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4A स्क्वायर, कुछ कांस्टेंट आएगा k ले लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा k 4A स्क्वायर, यहां पे चलेंगे तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दोनों की इंटेंसिटी एक जैसी होगी, तो k a स्क्वायर यहां पे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ओपन करेंगे k a स्क्वायर, अब k a स्क्वायर इक्वल टू I, तो k 4A स्क्वायर था और k a स्क्वायर इक्वल टू I, 4 तो 4 था, यहां पे k आएगा k स्क्वायर यहां पे भी आएगा, ये I हो गया। तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, अगर ऐसा कुछ होता है जब क्रेस्ट पहुंचता है दूसरे का भी क्रेस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ सुपर इंपोज होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी यहां पे लिख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल वेव। इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं बात, समझ में आ रही है। देखो दो सोर्स लेके आए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम,
वेवलेंथ सेम, फेज डिफरेंस दोनों के बिटवीन कांस्टेंट। ये फेज डिफरेंस क्या है अभी समझाता हूं, अभी बताता हूं। इन दोनों सोर्सेस को क्या बोलते हैं वो भी बताऊंगा लास्ट में। अगर अभी बता दिया तो फिर इसका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ठीक, अभी समझना है। देखो दो सोर्स समझ गए ना, ये क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ आ रहा है। जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, उसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई। इनिशियल वेव की इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ गई। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इंटेंसिटी 4 टाइम्स तो हो गई, लेकिन कब ये हो रही है। अब हम कंडीशन बनाएंगे, अब हम कुछ कंडीशंस देखेंगे कि कब ये हो रहा है। खैर ऐसे इंटरफेरेंस को जहां पे इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाए, ऐसे को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। यहां पे बना ना, लाइट से लाइट बना, लाइट बनी, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, अब हम कंडीशंस देखेंगे कब ऐसा हो रहा है। अब आएगा कंडीशंस, ऐसा कब हो रहा है। अब यहां पे कुछ टर्म्स आने वाले हैं, उनको अच्छे से देखना। कंडीशंस, फर्स्ट फेज डिफरेंस क्या है। वेव्स के बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए, मतलब इंटेंसिटी 4 टाइम्स होने के लिए, दोनों वेव्स के बिटवीन फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करेंगे, फाई। चलो देखो फेज डिफरेंस कैसे निकालना है, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। यहां पे फेज 0, यहां पे π/2। ठीक, मैक्सिमम हो गया ना π/2, ये पाई, ये हम पहले पढ़ के आ गए। 0 π/2, पाई, इसके लिए भी 0 π/2, यहां पे पाई। ठीक, यहां पे देखो 0, 90, 180, 270, मतलब 3π/2। 0, 90, 180, 270, 270 मीन्स 3π/2, 290, 370 है ना। 2 180/2 90 इंटू 3 370, और ये भी 3π/2, ये 2π, ये क्या हो गया 2π, ये भी 2π। ठीक, 0 यहां पे फेज π/2, यहां पे फेज पाई। क्यों सर ऐसा क्यों आया? हम पहले पढ़ के आ गए ना वेव की इक्वेशन, y = a sin ωt। ठीक है, या y = a cos ωt, क्योंकि दोनों हार्मोनिक फंक्शन है तो वेव की इक्वेशन में साइन रखो कॉस रखो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन है। तो y = a sin ωt के अकॉर्डिंग यहाँ पे sin 0 0, sin 91 मैक्सिमम, समझ में आ गया वेव की इक्वेशन जो है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज 0 π/2 पाई फेज, 0 π/2 पाई फेज, यहाँ पे 2π, फिर यहाँ पे फेज कितना हो जाएगा 4π। ठीक, एक साइकिल में 2π का फेज चेंज, फिर यहाँ पे 6π निकाल लोगे ना। 0, 90, 180, 270, 360, देखो पूरी साइकिल हो गई 360, तो यहाँ पे 720 मतलब 4π, फिर यहाँ पे 6π, यहाँ पे भी 4π, यहाँ पे भी 6π। जब ये स्क्रीन में पहुंच रहे हैं, इसका फेज है 6π, इसका फेज है 6π। जब ये स्क्रीन में पहुंच रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से लाइट जब स्क्रीन में पहुंच रहे हैं, इसका फेज 6π, इसका फेज 6π। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 6π 6π माइनस कर दो, 0, फेज डिफरेंस 0। तो हमने देखा जब दोनों वेव्स के बिटवीन फेज डिफरेंस 0 होता है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की 4 टाइम्स हो जाती है। समझ में आया? क्लियर हुई बात? ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखो क्या इसके अलावा कुछ और फेज डिफरेंस हो तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? हमने कहा हाँ बिल्कुल। इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, सोर्स को हम यहां से आगे ले जाते हैं। अभी यहां था हमारा सोर्स, हमने उसको यहां ले गए, यहां पे। ठीक, सोर्स यहां ले गए। अब देखो ये तो ठीक है, इसका फेज यही रहेगा, इसका देखो 0 यहां से स्टार्ट होगा, फिर यहां पे एक साइकिल कंप्लीट हो गई, यहां पे फेज 2π, फिर एक साइकिल और कंप्लीट हो गई, 2π और ऐड कर दो 4π। अब फेज डिफरेंस कितना है 2π का, यहां पे 6π, यहां पे 4π, फेज डिफरेंस 2π का आया। क्या अभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? यस। क्यों? क्योंकि अभी भी क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ मिल रहा है, अभी भी ये पैटर्न मिलेगा। पहले तो सोर्स यहां था, अब सोर्स को आगे ले गए, स्क्रीन पे डाला। पहले सोर्स यहां था, अब सोर्स को आगे ले गए, स्क्रीन पे डाला, ये पैटर्न मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी। लेकिन अब हमने देखा कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां पे 6π पहुंचा, यहां पे 4π, फेज डिफरेंस माइनस कर दो 2π का। 2π का अगर फेज डिफरेंस होगा टू वेव्स के बिटवीन, वेव्स भी कैसी हैं? वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि यहां पे आ जाओ इस पॉइंट पे दोनों वेव के बिटवीन फेज डिफरेंस कितना है?
2 पाई माइनस 0 2 पाई का, यहाँ पे 2 पाई का, 4 पाई माइनस 4 पाई 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई, मतलब कहीं भी चले जाओ फेज डिफरेंस 2 पाई का ही बना हुआ है। तो फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बिटवीन कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि एक जैसा हो, 2 पाई तो यहाँ भी 2 पाई नहीं, कांस्टेंट हो। अगर 2 पाई का मेंटेन हुआ है तो वही रहे, 0 का फेज डिफरेंस मेंटेन हुआ है, जैसे इससे पहले जब सोर्स यहाँ पे था तब 0 का फेज डिफरेंस था, हर जगह 0 का फेज डिफरेंस था, तो वही है रहेगा। ठीक, तो फिर से कांस्टेंट फेज डिफरेंस जब मैं बोल रहा हूं तो मतलब फेज डिफरेंस एक जैसा है, 2 पाई 2 पाई, यहां पे भी 2 पाई। इससे पहले जब सोर्स यहां पे था तो फेज डिफरेंस 0 का मेंटेन हुआ था। जैसे जैसे वेव आगे बढ़ रही है, 0 का है तो 0 का ही बना रहे, 2 पाई का है तो 2 पाई ही बना रहे। अगर ऐसा होता है तो यहां पे हमें ऐसा पैटर्न मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, हमने कहा क्या फेज डिफरेंस इसके अलावा कुछ और हो तब भी कंस्ट्रक्टिव होगा, हमने कहा ठीक है देखते हैं। हम इस सोर्स को अब यहां से आगे ले गए, यहां पे ये वाले सोर्स को हम आगे ले गए। अब देखो यहां पे फेज 0, यहां पे पूरी साइकिल चले गई 2 पाई, फेज डिफरेंस कितने का हो गया 4 पाई का, 6 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई का। क्या अभी भी क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ आ रहा है? यस। तो क्या अभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा? यस। इंटेंसिटी अभी भी 4 टाइम्स होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। हमने कहा 2 पाई के अलावा 4 पाई के साथ भी ऐसे होता है, और भी हम चेक कर सकते हैं, और आगे वेव बना लो तो 6 पाई 8 पाई 10 पाई ये आता रहेगा, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और अगर इसको जनरल लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू, n किसके इक्वल 0 1 2 3 एंड सो ऑन। n को 0 रखो तो 0 फेज डिफरेंस, 1 रख लो 2 पाई, 2 रख लो 4 पाई, 3 रख लो 6 पाई। ठीक है, ये है। तो फेज डिफरेंस अगर 2n पाई के इक्वल होगा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो कैसा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड, ठीक है, कंडीशन देख रहे हैं हम। अब पाथ डिफरेंस के टर्म्स में बात करते हैं। अब यही बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, लेकिन लैंग्वेज बदल दी, मतलब पाथ डिफरेंस के टर्म्स में। इसको डिनोट करते हैं एक्स से। पाथ डिफरेंस, रास्ते का डिफरेंस। फेज का तो हमें समझ में आ गया, पाथ डिफरेंस की बात अब करते हैं। देखो फिर से सोर्स यहां पे है, ये हो गया, दोनों की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना हुआ है, 0 का तो 0 का ही बना हुआ है, 2 पाई तो 2 पाई बना हुआ है, 4 पाई तो 4 पाई बना हुआ है, एक जैसा बना रहे। ठीक है ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस के टर्म्स में बात करते हैं। देखो देखो देखो, यहां से यहां तक कितना पाथ कवर किया वेव ने, लैम्डा जो उसकी वेवलेंथ है। यहां से यहां तक वेव ने कितना पाथ कवर किया, कितना लेंथ कवर किया, लैम्डा जो उसकी वेवलेंथ है। यहां से यहां तक 2 लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, यहां से यहां फिर लैम्डा, नहीं आ रहा समझ में। यहां से यहां तक वेव ने कितना रास्ता कवर किया, जो उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। फिर यहां से यहां तक लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, यहां से यहां तक 3 लैम्डा, तो यहां तक 3 लैम्डा 3 लैम्डा, और इसने कितना कवर किया 3 लैम्डा। मतलब पाथ डिफरेंस कितने का 3 लैम्डा 3 लैम्डा 0 का, पाथ डिफरेंस 0 का। ठीक, तो हमने कहा पाथ डिफरेंस के टर्म्स में अगर बात करें, पाथ डिफरेंस 0 हो, पाथ डिफरेंस 0 हो, पाथ डिफरेंस 0 हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक, हमने कहा सोर्स को आप जैसा पहले लगे थे यहां पे, जब यहां पे है, अब पाथ डिफरेंस बताओ कितने का है। इसका पाथ 2 लैम्डा, इसका तो 3 लैम्डा ही कवर कर रही है यहां से यहां तक, ये वेव ये 2 लैम्डा कवर कर रही है, तो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा लैम्डा का। इसको और आगे लेके चले जाओ यहां पे, तो पाथ डिफरेंस कितने का, ये लैम्डा, ये 3 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा। ऐसे ही हमारे पास 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा आता रहेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इसको जनरल लिखना हो तो क्या लिखें, n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। n इक्वल टू 0 रख दो, 0 पार्ट डिफरेंस, 1 रख दो, लैम्डा पार्ट डिफरेंस 2 रख दो, 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस 3 रख दो, 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस। समझ में आ गया ये है। ठीक, तो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के इक्वल हो ऐसी वेव्स के बिटवीन जिनका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब लाइट की इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक, या फेज डिफरेंस के टर्म्स में बात करें तो 2n पाई। अब देखो एक डायरेक्ट रिलेशन निकालते हैं दोनों के बिटवीन, ध्यान देना। ये हमारे पास वेव है, जब वेव यहां से यहां तक है, कोई भी जनरल वेव ले रहे हैं, यहां से यहां तक गई तो उसने कितना पाथ कवर किया, लैम्डा जो उसकी वेवलेंथ है। ठीक, वेवलेंथ है, और फेज चेंज कितने का हुआ, यहां पे फेज 0, यहां पे 90, यहां पे 180, यहां पे 2 पाई। ठीक, यहां से यहां तक फेज चेंज हुआ 2 पाई का। तो हम ये लिख सकते हैं, यहां पे लिख लेना अलग से इसको, 1 लैम्डा जब लेंथ है वेव की, जब 1 लैम्डा डिस्टेंस कवर करेगी तो कितने का फेज चेंज आएगा, 2 पाई फेज चेंज।
तो 2 पाई का उसमें फेज चेंज हो जाएगा। तो अगर n लैम्डा लेंथ कवर करेगी, n लैम्डा, तो 2n पाई, ये देखो अगर n लैम्डा 1 लैम्डा लेंथ कवर करेगी तो कितने का फेज चेंज आ रहा है, 2 पाई का फेज चेंज हो जाता है। तो अगर n लैम्डा तो यहां पे भी n रख दो, 2n पाई। ठीक, एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लो, आप सीधा फॉर्मूला लिख लो, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये लिख लो डायरेक्ट। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस अगर आपको निकालना हो पाथ डिफरेंस, जैसे यहां पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा है, आपको फेज डिफरेंस निकालना है, तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा रख दो, n लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया 2n पाई, यही तो आएगा। सीधा फॉर्मूला याद रख लो, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है, n लैम्डा, तो n लैम्डा यहां रख दो, लैम्डा से लैम्डा गया 2, ये n लैम्डा यहां रख दिया ना, पाथ डिफरेंस n लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया 2n पाई, तो 2n पाई आ गया। ठीक, यहां से निकाल सकते हो आप। अगर आपको एक चीज पता है, दूसरा भूल गए कि पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो फेज डिफरेंस रख दो, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस कैसे निकाला, हमने देखा जब 1 लैम्डा वेव चली तो फेज डिफरेंस आया 2 पाई का, तो हमने ये रिलेशन बना लिया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमने कंडीशंस बनाई, भाई कंस्ट्रक्टिव कब होता है। ध्यान देना, ये दोनों वेव कैसी थी, दोनों वेव अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो हमें ऐसा क्या मिलता है, एक पैटर्न मिलता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको कहते हैं। कब ये मिलेगा, जब ऐसे केस हो, फेज डिफरेंस 2n पाई हो या पाथ डिफरेंस के टर्म्स में n लैम्डा पाथ डिफरेंस हो। ठीक, अच्छा ये पैटर्न देखो, ये कैसा पैटर्न है, कंसिस्टेंट पैटर्न है। कंसिस्टेंट बताया मैंने, कंसिस्टेंट वेव इससे पहले, इसका एम्पलीट्यूड देखो सेम है। तो ये कंसिस्टेंट पैटर्न हमें कब मिलेगा, कंसिस्टेंट पैटर्न तब मिलेगा जब दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे चलें। सेकंड टाइप का इंटरफेरेंस, इसको हटाओ, और सेकंड टाइप का इंटरफेरेंस एक कंस्ट्रक्टिव है और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाना, ये क्या है सर, ये आएगा अभी देखो। यहां पे हमारे पास लाइट का एक सोर्स, गैस है 1 2 3, ठीक है, और यहां पे स्क्रीन, यहां पे हम लाइट दे रहे हैं, इस सोर्स से स्क्रीन में लाइट भेज रहे हैं, और दूसरा सोर्स हमने यहां पे रखा। फिर से दोनों की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम और कांस्टेंट फेज डिफरेंस दोनों के बिटवीन बना हुआ है। अब देखो ये है, ध्यान देना, फिर से दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ सेम, दोनों के बिटवीन फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना हुआ है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन हुआ। ठीक है, ऐसे वेव, ऐसे सोर्सेस को क्या कहते हैं, लास्ट में बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, देखो यहां पे अब क्या हो रहा है, स्क्रीन पे आपको क्या मिलेगा, जब एक का टर्फ पहुंच रहा है, एक का क्रेस्ट पहुंच रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, एक का जब टर्फ पहुंच रहा है, एक का क्रेस्ट पहुंच रहा है, फिर इसका क्रेस्ट आएगा, इसका टर्फ आएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट वेव कैसी होगी, एक का क्रेस्ट पहुंच रहा है तो दूसरे का टर्फ, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, तो ये ठीक, हमें क्या मिलेगा, डार्क, अंधेरा। अगर दो लाइट वेव्स हमारे पास कुछ ऐसे आ रही हैं, जब एक का टर्फ पहुंच रहा है, दूसरे का क्रेस्ट, अगर कुछ ऐसे लाइट वेव्स आ रही हैं स्क्रीन पे, तो हमको अंधेरा मिलेगा। लाइट और लाइट ने मिलके अंधेरा कर दिया। तो हाइजन ने कहा ऐसा हो सकता है, हाइजन समझा रहे हैं अभी ये सब, हाइजन ने कहा ऐसा हो सकता है। ठीक, लेकिन क्या चाहिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, फेज डिफरेंस दोनों के बिटवीन एक जैसा बना रहे। ठीक, अगर फेज डिफरेंस एक जैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा सर, समझा रहा हूं उसको भी क्या होगा, लेकिन पहले ये समझ में आ गया। देखो एक का क्रेस्ट, एक का ट्रफ, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी वो जीरो, और इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जीरो, कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक का ट्रफ एक का क्रेस्ट पहुंचा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, जीरो होगी। ठीक, कंडीशंस बना लेते हैं इसकी भी, ऐसा कब होगा, फेज डिफरेंस और
पाथ डिफरेंस के टर्म्स में बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कब होगा, तो जब एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ पहुंचेगा, लेकिन हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के टर्म्स में बात करेंगे। ऐसा कब होगा, जब फेज डिफरेंस क्या हो। फेज डिफरेंस फाई से डिनोट करेंगे। देखते हैं फेज डिफरेंस क्या हो। देखो यहां पे फेज 0, ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसका फेज यहाँ पे 6 पाई, इसका फेज देखते हैं 0, यहाँ पे 0, और ये 2 पाई 4 पाई, ये आधा, 6 पाई मत बोलना, देखो 2 पाई पूरी साइकिल, 4 पाई हाफ साइकिल, 5 पाई। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 6 पाई माइनस 5 पाई, पाई का फेज डिफरेंस आ गया। तो जब पाई का फेज डिफरेंस हो तो हमने कहा भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान दो, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, फेज डिफरेंस पाई का ही बना हुआ है। यहां पे इसका फेज कितना होगा, यहां पे 0, यहां पे पाई, और इसका फेज यहां पे 0, इसका फेज यहां पे 2 पाई, इसका फेज यहां पे पाई। तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, जो फेज डिफरेंस है वो पाई का ही मेंटेन हुआ है, 2 पाई माइनस पाई, पाई पाई माइनस 0 पाई, फेज डिफरेंस मेंटेन है, इक्वल है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इसके अलावा किसी और फेज डिफरेंस पे भी ऐसा होगा, देखते हैं। हमने कहा इस सोर्स को यहां लेके चले जाओ, यहां पे है, यहां पे लेके चले जाओ इस पॉइंट पे, तो यहां पे कितना फेज पहुंचेगा इसका, देखो 2 पाई और ये हाफ है 3 पाई, और इसका कितना है 6 पाई, फेज डिफरेंस 3 पाई, 3 पाई पे भी ऐसा होगा। फिर हमने कहा क्या इसके अलावा कुछ और होगा, इसको यहां लेके चले जाओ, यहां पे लेके चले गए, अभी भी क्रेस्ट और ट्रफ पहुंचे, यहां पे इसका ट्रफ इसका क्रेस्ट अभी भी डिस्ट्रक्टिव होगा, तो यहां पे फेज कितना होगा इसका, यहां पे एक ही हाफ साइकिल गई, पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, तो हमने कहा 5 पाई पे भी होगा। तो हमने लगा लिया भाई पाई पे, 3 पाई पे, फिर आगे मिल सकता है 7 पाई 9 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ऐसा होगा। जनरल बनाए तो 2n+1 पाई पे, और n किसके इक्वल है, 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक। अगर अब सीधा बोलेंगे, अगर दो वेव उनके बिटवीन फेज डिफरेंस 2n+1 पाई के इक्वल है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के इक्वल है, 2n+1 पाई के इक्वल है फेज डिफरेंस, तो हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 0, लाइट और लाइट मिलके अंधेरा कर देंगे, ठीक है। ये ऐसा होगा। चलो अभी फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के टर्म्स में बात कर लें। हाँ, पाथ डिफरेंस बहुत इजी है। पाथ डिफरेंस एक्सेस शो करते हैं, x इक्वल टू कितना होगा पाथ डिफरेंस, चाहे तो फॉर्मूले से रख के निकाल लो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, चाहे तो यहीं से निकाल लो। जब यहां पे है तो ये देखो इसका तो कितना पहुंचा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और इसका लैम्डा 2 लैम्डा, और ये हाफ, मतलब ये 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2.5 लैम्डा, डिफरेंस ये 2.5 लैम्डा ना, डिफरेंस कितने का आ गया 0.5 लैम्डा, मतलब इसको सही से लेके तो लैम्डा बाई 2, ठीक। फिर इसको जब यहाँ ले जाएंगे सोर्स को, तो ये लैम्डा और ये हो जाएगा हाफ लैम्डा, मतलब 1.5 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस ये हो गया ना। यहाँ से अगर यहाँ पे सोर्स को ला जाएं तो अभी भी क्रेस्ट और ट्रफ अभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे इसका पाथ कितना हो गया, कितना पाथ कवर कर लिया इस वेव ने, यहाँ पे सोर्स आ गया, अभी यहाँ पे ला गया मैं इसको, मत देखो यहाँ पे ला गया सोर्स को मैं, तो ये लैम्डा और हाफ मतलब 1.5 लैम्डा, और ये 3 लैम्डा है, पाथ डिफरेंस कितना गया 3 लैम्डा माइनस 1.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा मतलब 1.5 मतलब 3 लैम्डा बाई 2, तो ये ऐसे ही हमको मिलते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसको जनरल के लिख सकते हैं, जनरल हो गया ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल मतलब 2n+1 लैम्डा बाई 2, चाहे तो आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे जो मैंने इससे पहले बताया था, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस निकालना हो, फेज डिफरेंस है तो वहां से निकाल सकते हो, ठीक। यहां से भी आ गया n इक्वल टू 0 1 2 3, जब n इक्वल टू 0 रख लो तो 0 ये 1 लैम्डा बाई 2 1 रख लो तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 3 लैम्डा बाई 2 2 रख लो 2 2 4 प्लस 1 5 5 लैम्डा बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। जब पाथ डिफरेंस इसके इक्वल या फेज डिफरेंस इसके इक्वल, और तो हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने के लिए जो सोर्सेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम और फेज डिफरेंस एक जैसा बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। सोचो अगर वेवलेंथ सेम ना हुई, ठीक, अब देखो आगे बढ़ गए, वेवलेंथ सेम ना हुई, ऐसी वेवलेंथ है, ये देखो अलग वेवलेंथ हो गई ना इसकी, देखो
इसकी ये है, इसकी अलग हो गई। तो क्या अब आपको ऐसा कंसिस्टेंट पैटर्न मिलेगा? क्या ऐसा मिलेगा? हाँ ठीक है, कहीं पे क्रेस्ट के साथ मिल गई लाइट मिल जाएगी, कहीं पे क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिलेगा अंधेरा मिल जाएगा। तो अब आपको कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं मिलेगा, कभी लाइट मिलेगी, कभी अंधेरा हो जाएगा, कभी कम लाइट, कभी ज्यादा लाइट, कभी अंधेरा, तो इनकंसिस्टेंट पैटर्न मिलेगा अगर वेवलेंथ अलग अलग हो गई। फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना रहे, फेज डिफरेंस एक जैसा ना रहे, यहां पे 0 हो जाए फेज डिफरेंस, फिर पाई का हो जाए, फिर 3 पाई का हो जाए। अगर फेज डिफरेंस बदलता रहे फिर से आपको इनकंसिस्टेंट पैटर्न मिलेगा, कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आपको कंसिस्टेंट पैटर्न चाहिए, मतलब आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, एक बार फिर से, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सेम और फेज डिफरेंस कांस्टेंट। और ऐसे सोर्सेस को, अब आ गया, ऐसे सोर्सेस को जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जो मतलब ऐसी वेव्स को निकाल रहे हो, ऐसी लाइट वेव्स दे रहे हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, ऐसे सोर्सेस को कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये हो गया। इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस क्या कहते हैं, क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेस? सोर्सेस, ऐसे सोर्सेस विच एमिट लाइट वेव्स, जो ऐसी लाइट वेव्स एमिट करते हैं, विच एमिट लाइट वेव्स of same frequency, same wavelength, sources which emit light waves of same frequency, same wavelength and having constant phase difference, constant phase difference। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि भाई 0 का फेज डिफरेंस हो, पाई का है तो पाई का ही चलता रहे, 2 पाई है तो 2 पाई ही चलता रहे, कहीं पे 1 पाई 0.5 ऐसा नहीं। अगर 4 पाई का तो 4 पाई ही चलता रहे, एक जैसा चलता रहे। ठीक है, ये हुआ कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब। और ऐसे सोर्सेस को, आप फाइनली आ गया, ऐसे सोर्सेस को क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस। और ऐसे सोर्सेस जिनकी वेवलेंथ सेम ना हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना रहे, उनको क्या बोलेंगे? सीधी बात, उनको बोलेंगे इनकोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलेंगे? इनकोहेरेंट सोर्सेस। जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना रहे, वेवलेंथ सेम ना हो, ऐसे सोर्सेस को बोलेंगे इनकोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, इसको अलग से लिख लेना। तो अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंसिस्टेंट पैटर्न चाहिए, अभी बताया ना मैंने, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो क्या है? देखो फिर से, एक वेव ये आई, दोनों की वेवलेंथ सेम, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। ठीक, अगर ये ऐसे आ गए, एक ऐसी आ गई और एक ऐसी आ गई, तो आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। ठीक, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों सोर्सेस की, दोनों सोर्सेस जो लाइट वेव्स आ रही हैं, मैं यहां से दे रहा हूं, यहां से दे रहा हूं, दोनों की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक, अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो या वेवलेंथ अलग हो, जैसे ये और ये, तब आपको ऐसा मिलेगा पैटर्न? नहीं, कभी लाइट कभी नहीं लाइट, कभी मैक्सिमम लाइट कभी कम लाइट, कभी 0, फिर उसके बाद मैक्सिमम हो गई फिर 0, मतलब इनकंसिस्टेंट पैटर्न मिलेगा। तो इंटरफेरेंस नहीं मिल सकता आपको। इंटरफेरेंस होने के लिए आपको सोर्सेस कोहेरेंट ही चाहिए। इस लाइन को लिख लो, टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। सोर्सेस कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, कैसे सोर्सेस भाई? कोहेरेंट सोर्सेस। अब देखो, टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, ये सीधा इंटरफेरेंस लिख लो, टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक हो गया। अब हाइजेन ने सोचा कि अगर कोहेरेंट सोर्सेस मिल जाएं तो मैं ऐसा पैटर्न दुनिया को बना के दिखा सकता हूं, सब मानने लगेंगे कि लाइट वेव होती है। अब ये हाइजेन दे रहे हैं बस कि ऐसा हो सकता है भाई, क्रैश से ट्रफ मिल जाए, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको कोहेरेंट सोर्सेज मिले ही नहीं। ऐसा फिर से हाइजेन ने कहा अगर ऐसा हो, क्रैश के साथ ट्रफ मिले तो ऐसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेंगे और दुनिया देखेगी कि लाइट और लाइट मिलकर अंधेरा बन जाता है। ठीक है, दुनिया देखेगी, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनको कोहेरेंट सोर्सेज मिले ही नहीं। सर कोहेरेंट सोर्सेज मिलने में क्या दिक्कत है?
दो लाइट ऐसी लेके आओ जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, मतलब इधर से येलो लाइट लगा लो और इधर से भी येलो लाइट लगा लो, दोनों सोर्सेस कोहेरेंट हो जाएंगे भाई। इधर से येलो लाइट, दोनों की वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, क्योंकि एक ही मीडियम में, और फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा, दोनों येलो लाइट है। लेकिन दो अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। करने गए वो सोडियम लैंप से किया, और भी लोगों ने किया भाई, येलो लाइट लेके आए, इधर से येलो लाइट लेके आ गए, कोई इधर से ग्रीन, दूसरे भी ग्रीन, लेकिन हमें ऐसा पैटर्न मिला ही नहीं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला ही नहीं, क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेस, बाद में पता चला ये तो, क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, लिख लें इसको, देखो अभी समझाता हूं मैं। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट अलग अलग, दो येलो भी लेके आ जाओ, दो ग्रीन भी लेके आ जाओ, एक जैसी लाइट दे रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। दो अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। कहानी समझ में आ रही है, फेल हो रही है? एक बार फिर से फील करो कहानी को। हाइजेन ने कहा अगर क्रेस्ट के साथ ट्रफ मिल जाए तो अंधेरा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, लेकिन इसके लिए दो सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। तो उन्होंने कहा दो येलो लाइट लेके आ जाता हूं, ग्रीन लाइट लेके आ जाता हूं, नहीं कर पाए, हुआ ही नहीं। और भी लोगों ने किया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते, ये बाद में पता चला। क्यों नहीं हो सकते दो अलग अलग सोर्सेस कोहेरेंट? दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि हमें चलना पड़ेगा कोई सोर्स लाइट कैसे देता है। ठीक है, ये हमारे पास एटम पे चलना पड़ेगा, ये न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके राउंड। जब बाहर से एनर्जी आती है, थोड़ा इसको जल्दी बता रहा हूं क्योंकि एटम में आएगा, बाहर से एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन को जंप करा देती है ऊपर एक्साइटेड स्टेट में। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होकर नीचे आता है, जब नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो एक लाइट सोर्स में बहुत सारे करोड़ों करोड़ों एटम्स हैं, और उन एटम्स में बहुत नंबर में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते हैं, फोटॉन रिलीज करते हैं। तो जो किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी इन सारे फोटॉन की फ्रीक्वेंसी का एवरेज होती है। सब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, वो कुछ फोटॉन रिलीज करते हैं जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो लाइट सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सारी फ्रीक्वेंसीज का एवरेज होती है, सारी फ्रीक्वेंसीज का एवरेज। अब ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि दो लाइट सोर्स, अलग अलग लाइट सोर्स, उनमें सभी इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो एक जैसी फ्रीक्वेंसी बनाए, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि जितनी एवरेज फ्रीक्वेंसी सभी इलेक्ट्रॉन की मिला के एक सोर्स के लिए बन रही है वो दूसरे सोर्स के लिए भी बने। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ ही जाता है। और दो अलग अलग सोर्सेस हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं। एक में फेज चेंज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग फ्रीक्वेंसी दे सकता है, फेज चेंज होगा, तो दूसरे में फेज चेंज उस टाइम पे नहीं होगा। दो अलग अलग सोर्सेस हैं, इसमें थोड़ा फेज चेंज हुआ, उसमें भी फेज चेंज हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस, सीधा सीधा समझो, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी मैंने यहां से भी समझा दिया। लाइट कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी आ रहा है, ये करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि जैसे एक लाइट सोर्स में इलेक्ट्रॉन नीचे आके जो फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं वो दूसरे में भी उतनी ही एग्जैक्ट उतनी ही फ्रीक्वेंसी बनाए, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत लार्ज नंबर में, एक या दो नहीं है। ठीक, तो दो अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो भाई अगर हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो कोहेरेंट सोर्सेस तो चाहिए। अब ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गया, कौन करेगा ये एक्सपेरिमेंट, कहां से लाएगा कोई कोहेरेंट सोर्सेस? ये तो हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए तो कोई मान नहीं रहा था कि लाइट एक वेव होती है। हाइजेन ने दे तो दिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कर नहीं पाया। किया किसने? 1801 में थॉमस यंग ने। और इसीलिए ये टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो थॉमस यंग ने किया 1801 में, वो फिजिक्स के टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। तो उन्होंने वहां पे कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाए, कहां से लेके आए वो कोहेरेंट सोर्सेस, जबकि दो अलग अलग सोर्सेस तो कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। कहां से लेके आए वो कहां से लेके आए वो तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, थॉमस यंग जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे उन्होंने दिखाया कि लाइट और लाइट, एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि लाइट और लाइट मिलकर डार्क बना सकते हैं। तो वो अगर ऐसा किया उन्होंने, तो इसका मतलब वो कोहेरेंट सोर्सेज लेके आए होंगे। तो वो कहां से लाए कोहेरेंट सोर्सेज, वो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, फिलहाल जो अभी किया उसको मैथमेटिक्स से भी देख लेते हैं।
अब मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं जो आज किया, थोड़ा सा है, शॉर्ट है, जल्दी हो जाएगा। देखो जो हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस बनाई, उनका मैथमेटिकल एनालिसिस। हमारे पास एक वेव है जिसका इक्वेशन ये है a cos ओमेगा टी, साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, साइन या कॉस दोनों एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। उसका एम्पलीट्यूड a है, एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड a है। एक दूसरी वेव है हमारे पास, दो सोर्सेज हैं और उसका एम्पलीट्यूड भी a है और उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम है जो ऊपर वाले का, मतलब ये दोनों सोर्सेज हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज हैं। फिर से हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो ओमेगा दोनों में आ गया। अगर यहाँ पे ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा है, तो मतलब दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ठीक, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और वेवलेंथ भी सेम है, मीडियम एक ही जैसा है। तो ओवरऑल सीधा सीधा अगर यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है, तो दोनों सोर्सेज कोहेरेंट हैं, ठीक है। अच्छा, दो सोर्सेज लेके आए, कोहेरेंट सोर्सेज, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एक की इक्वेशन ये है, एक की इक्वेशन ये है। ये वेव की इक्वेशन है, ये 11th में पढ़ी है हमने, y इक्वल टू a cos ओमेगा टी, साइन के टर्म्स में भी हो सकती है, दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, साइन या कॉस किसी को भी लिख लो, ठीक। दोनों के बिटवीन फेज डिफरेंस है फाई, फाई क्या है, दोनों के बिटवीन फेज डिफरेंस जो कि कांस्टेंट है, कोहेरेंट सोर्सेज है तो फाई का है तो फाई का ही बना हुआ है, पाई बाय 2 का है तो पाई बाय 2 का ही बना हुआ है। एक बार फिर से हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, एक इसकी इक्वेशन ये, दूसरे वाले की इक्वेशन ये, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, दोनों की कोहेरेंट सोर्सेज है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम, ठीक। दोनों के बिटवीन फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का, ठीक। दोनों मिले, सुपर इंपोज हुए, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक। अब a कॉमन ले लो, a इज कॉमन, तो क्या मिलेगा, cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस फाई यहां अंदर मिलेगा, ठीक है। अब cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस cos d होता है 2 cos c माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी, ये माइनस ये कर लो, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी मतलब 5 बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये प्लस ये कर लो 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। समझ थोड़ी आया। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये माइनस ये ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, 5 ही बचा अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी, ये प्लस ये ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई, ठीक। अब यहां देखो, यहां पे वेव में जो टाइम पे डिपेंडेंट टर्म होता है वो तो ठीक है, और जो टाइम को छोड़ के टाइम पे इंडिपेंडेंट टर्म होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो यहां पे 2a cos 5 बाई 2 रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया, 2a cos 5 बाई 2 रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया, समझ गए क्या हुआ, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड कितना आ गया रिजल्टेंट वेव का, 2a cos 5 बाई 2। दोनों सोर्सेज कैसे हैं, कोहेरेंट है, जब ये सुपर इंपोज हुए तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ये आ गई, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड किसके इक्वल आ गया, 2a cos 5 बाई 2, ठीक। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी रिजल्टेंट वेव की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ये है तो मतलब इसका स्क्वायर कर दो, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2, ठीक है। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये इतना पार्ट एम्पलीट्यूड है, ये वाला इतना पार्ट एम्पलीट्यूड है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 to 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2, 5 क्या है, दोनों वेव के बिटवीन फेज डिफरेंस, ठीक। जो कंडीशन हमने पहले निकाली ना वो यहां से भी निकलनी है, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर तो इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड है, सॉरी a स्क्वायर इन दोनों वेव की इंटेंसिटी है, a इनका एम्पलीट्यूड है ना, तो इनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव हम लिख सकते हैं 4i, ये क्या है, ये यहां पे देखो जो इनिशियल वेव थी उनकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। i इक्वल टू के स्क्वायर आएगा, आई आर इक्वल टू जैसे पहले किया था, आई आर इक्वल टू के 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2, तो के ए स्क्वायर आई के इक्वल है तो के स्क्वायर, के ये इक्वल करके के आएगा ना, और के स्क्वायर आई के इक्वल है तो ये आ गया 4i cos स्क्वायर 5 बाई 2, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये इंटेंसिटी किसकी आ गई, रिजल्टेंट वेव की, ठीक, जो इन दोनों वेव्स के सुपर इंपोज होने से बन रही है उस वेव की इंटेंसिटी, ठीक। अब देखो केसेस करते हैं इसमें, केसेस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम कितना हो सकता है,
जब ये 1 हो जाए, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाए 4i। तो यहां से हमको पता लग गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव होती है उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाती है इनिशियल वेव की इंटेंसिटी के। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? देखो इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की ये हो गई। ये मैक्सिमम कितना हो सकती है जब ये वाला पार्ट मैक्सिमम हो जाए, कॉस वाला पार्ट, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। तो मतलब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 4i हो गई, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाती है इनिशियल वेव के, इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये 4i के इक्वल कब होगा, आई आर इक्वल टू 4i कब होगा, जब ये 1 हो जाए। ठीक, जब ये 1 हो जाए, और ये 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, कॉस की वैल्यू 1 कब होगी, कॉस 0, सबसे पहले कॉस 0 1 होता है, मतलब फाई क्या हो जाए 0 0। ठीक, फिर हमें पता है कॉस 180 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये जब क्या हो जाए फाई क्या हो जाए, फाई क्या हो जाए, ये कितना बनाना है हमें 180, कॉस 180 -1 और ये स्क्वायर करके माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 180 कब बनेगा, देखो हमें करना है क्या, समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन नहीं हो रहा। हमें चाहिए कि ये 4i के इक्वल कब होगा, जब ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट 1 कब होगा, जब ये 0 होगा, cos 0 1। ठीक, एक तो जब 0 होगा, cos 180 भी -1 होता है और -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। ठीक, तो ये 180 कब होगा, जब ये फाई वाला 2π हो जाए, जब ये फाई 2π हो जाए, तब 2 से 2 तब पाई मिलेगा, 180 मिलेगा। तो फाई जब 2π हो जाए, ऐसे ही हम देख सकते हैं जब 4π हो जाए, मतलब जब फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बिटवीन 2n π हो जाए, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जो इससे पहले हमने देखा वो यहां से भी निकाल लिया। ठीक, यही तो देखा था हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब फेज डिफरेंस दोनों वेव के बिटवीन 2n π हो जाए, यहां से भी निकाल लिया। जब ये 0 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, जब ये cos 180 हो जाए तो -180 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब जब ये 2π हो जाए तब 2 से 2π बनेगा। फिर हम देखेंगे जब 4π हो जाए, ये 4π हो जाए। ठीक है, चलो जो हमने पहले किया ना वो यहां से भी निकल गया। बी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, अब ये मिनिमम कितनी हो सकती है लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी सबसे कम कितनी हो सकती है, लाइट की इंटेंसिटी सबसे कम 0, लाइट की इंटेंसिटी सबसे कम कितनी हो सकती है 0, अंधेरा। तो आई आर इक्वल टू 0, और 0 कब होगा, जब ये वाला पार्ट 0 हो जाए, ये वाला पार्ट 0 हो जाए, ये वाला पार्ट 0 हो जाए, और ये वाला पार्ट 0 कब होगा, जब देखो कॉस की कौन सी वैल्यू सबसे पहले 0 होती है 90, तो ये 90 बनाना है, इधर वाला 5/2 को 90 बनाना है। 5/2 90 कब बनेगा, जब फाई क्या बन जाए 180, 180 मतलब पाई। फिर हम ऐसे देख सकते हैं पाई 3π 5π मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो अगर लिखें तो 2n + 1π, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां से भी हमने निकल गया, अगर 5π 3π 5π रख के देख लेना, अगर इसके इक्वल हो जाए तो ये 0 बन जाएगा, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो कंडीशन इससे पहले बनाई थी वो यहां से भी निकल गई। अगर दोनों वेव के बिटवीन, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज के बिटवीन फेज डिफरेंस इसके इक्वल आ जाता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब समरी देख लेते हैं, हमारे पास 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं, उन दोनों कोहेरेंट सोर्सेज के बिटवीन जो वो लाइट दे रहे हैं, जो लाइट वेव्स दे रहे हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज, उनके बिटवीन फेज डिफरेंस इसके इक्वल हो जाए 2n π, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और अगर फेज डिफरेंस 2n + 1π हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में भी हमने देख लिया था, इसको यहां से रख के भी आप देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात इसकी, यहां पे जो इंटेंसिटी है क्या वो लाइट वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, यहां पे टाइम आया ही नहीं, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब टाइम के साथ इंटेंसिटी नहीं बदलेगी। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, रिजल्टेंट वेव की फेज डिफरेंस पे, फेज डिफरेंस पे। तो अगर फेज डिफरेंस 2n π के इक्वल होगा, 2n π के इक्वल होगा तो हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम वो बनी रहेगी, टाइम के साथ नहीं बदलेगी क्योंकि टाइम आया ही नहीं। ठीक, कंसिस्टेंट पैटर्न मिल रहा है इसका मतलब। ठीक है, अगर फाई हो जाए 2n + 1π के इक्वल, फेज डिफरेंस 2n + 1π हो जाए तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी की इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो टाइम के साथ इंटेंसिटी नहीं बदलेगी, इंटेंसिटी वही रहेगी। ठीक है, 0 है तो 0 ही रहेगी। अगर फेज डिफरेंस ये हो जाए और फेज डिफरेंस ये हो जाए तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर हमारे पास 2 इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेस, अगर हमारे पास इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं
इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं तो उनके बिटवीन फेज डिफरेंस लगातार बदलता रहेगा, तो हमें कहीं पे कंस्ट्रक्टिव कहीं पे डिस्ट्रक्टिव, फिर जहां पे कंस्ट्रक्टिव मिला था वहां पे डिस्ट्रक्टिव, फिर जहां पे डिस्ट्रक्टिव मिला कंस्ट्रक्टिव, मतलब हमें इंटेंसिटी का एवरेज दिखाई देगा। अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज है, फेज डिफरेंस लगातार बदलता रहेगा, तो हमें इंटेंसिटी का एवरेज दिखाई देगा। तो इसका एवरेज कर दो, इसका एवरेज किया तो इसका भी एवरेज 4i कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। 4i तो कांस्टेंट है, इसको आई आर लिख लेता हूँ, इसका एवरेज सीधा आई आर ही लिख लेता हूँ। 4i तो कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर 5/2 का एवरेज आएगा 1/2, एवरेज निकालना वो मैंने पहले बताया था, ठीक। इसका एवरेज आएगा 1/2। ये 4i तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, i इनकी इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, इसका एवरेज कर लोगे ये आएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2i। सीधी सीधी बात है, 2i का मतलब क्या है कि दोनों की इंटेंसिटी का सम, ठीक। एक बार फिर से, अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं तो जो नेट इंटेंसिटी हमें मिलेगी लाइट की, जो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी मिलेगी वो 2i हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब हम यहां से एक टॉर्च लेके आए, यहां से भी एक टॉर्च लेके आए, ठीक, हमने स्क्रीन पे डाले, तो स्क्रीन पे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, दोनों टॉर्च की इंटेंसिटी का सम 2i हो जाएगा। दो बल्ब हमने जलाए जिनकी इंटेंसिटी सेम है कमरे में, तो कितनी इंटेंसिटी मिलेगी हमें, वो इनकोहेरेंट सोर्सेज है ना, इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते, अलग अलग सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते। दो बल्ब हमने जलाए, वो दोनों इनकोहेरेंट सोर्सेज, तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी दोनों की, अगर इंटेंसिटी सेम है तो नेट इंटेंसिटी जो कमरे में होगी वो हो जाएगी 2i। तो इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए हमें इंटेंसिटी का एवरेज दिखता है, इसका एवरेज किया तो 2i आ गया, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई, तो सीधा सीधा समरी फाइनल जो आज हमने किया, ठीक। कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छा है पैटर्न, ये इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद तो और अच्छा आने वाला है, इसके बाद देखेंगे कि थॉमस यंग कैसे कोहेरेंट सोर्सेस को ऑब्टेन कर पाए, कहां से लाए वो कोहेरेंट सोर्सेस। चलो पहले एक बार समरी देख लेते हैं। समरी ये है कि कोहेरेंट सोर्सेस किसे कहते हैं, जो सोर्सेस ऐसी लाइट वेव्स दे रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम और कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन किए हुए हैं। अगर कोहेरेंट सोर्सेज हमारे पास है तब हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अगर फेज डिफरेंस कोहेरेंट सोर्सेज के बिटवीन फेज डिफरेंस इसके इक्वल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे लाइट की इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाती है, और अगर दोनों के बिटवीन फेज डिफरेंस इसके इक्वल है 2n+1π, तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे अंधेरा मिलेगा, ठीक। तो इसमें इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।